हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और शुरू करेंगे पॉलिटी का करंट सेक्शन। तो सर बात ये है कि NDTV इंडिया का एयर एक दिन के लिए रोक दिया गया। आपको न्यूज़ में पढ़े होंगे। तो सर मोदी जी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि NDTV जो हमारे इंडिया है ये प्रो कांग्रेस है। ठीक है सर। अब बात ये है कि क्रिटिसिज्म इस पे हो रही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जा रहा है, मतलब काटा जा रहा है। ओके। अब बात यह है कि सर इसमें बात यह है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस पे देखते हैं कि कब कब इस पे काले बादल हमारे मंडराए। इसको हम देख लेते हैं हिस्ट्री में जाकर थोड़ी सी, ताकि हमारे मेंस के लिए काफ़ी काम आ जाएगा। तो सर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये तो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट है। ठीक है। अब बात यह है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप मन के अंदर कुछ भी सोचिए, गंदा बुरा भला, लेकिन आप जो एक्सप्रेस कीजिए वो विद इन अ लिमिट कीजिए, क्योंकि उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो सर अब देखते हैं कि कब कब हमारा कर्व किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो पहला हमारा आता है कर्व करने का केस जो आया, नेहरू लियाकत जो पैक्ट हमारा साइन हुआ था। ये साइन हुआ था बेसिकली हमारा अप्रैल 1950 में। सर बात ये हुई थी कि जब हमारा 1947 15 अगस्त की रात को हमारा दो भाइयों में जब फूट पड़ रही थी और जब हमारी रेखाएं बांटी जा रही थी, ठीक है, तब क्या हुआ कि दोनों तरफ पाकिस्तान में ओके और इंडिया में जो माइनॉरिटी हैं इन पे हमला किया गया, इनकी प्रॉपर्टी को लूटा गया, इनकी औरतों के साथ रेप किया गया। ठीक है। और यही नहीं, फोर्स कन्वर्जन भी कराया गया। मान लीजिए कोई पाकिस्तान में हिंदू है तो ये बात ये हुआ कि इनका फोर्स कन्वर्जन कराया गया कि आप मुस्लिम में कन्वर्ट होइए। वही नहीं, इनको देखकर इंडिया में भी ये केस हुआ। ऐसा नहीं था कि इंडिया इससे अछूता था, यहाँ भी ये केस हमारा चला। तो सर इसी को रोकने के लिए कि माइनॉरिटी पे कोई दिक्कत ना हो, माइनॉरिटी सेफ रहे दोनों जगह पे, तो नेहरू लियाकत पैक्ट हमारा साइन हुआ था। उस समय हमारा कर्व किया गया था, मतलब कर्व हुआ था फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था नेहरू जी की तरफ से। उसके बाद सर आपको सबको पता होगा कि जो दूसरा हमारा सेकेंड सीरियस इशू है, जो हमारा इमरजेंसी का केस हुआ। इमरजेंसी के केस में क्या हुआ कि जितने विपक्ष में बोल रहे थे इंदिरा गांधी के, सबको पकड़ के बहुत मारा गया और सबको जेल में बंद कर दिया गया। कहा कि अब बोल के दिखाओ। सर इमरजेंसी लगने की कुछ रीजन था, जिसमें बहुत बड़ा एक रीजन ये था सर कि उसमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। इन्फ्लेशन और फूड प्राइसेस हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो सर ये प्रॉब्लम हमारी आ रही थी इमरजेंसी से। सर तीसरी चीज़ तब हुई जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी हमारी, 1998 में एक डिफेमेशन केस बिल आया था, जिसमें क्या लिमिट करना चाह रहे थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, लेकिन बाद में बहुत इस पर विरोध हुआ। जितनी न्यूज़पेपर थी, जितनी प्रिंट मीडिया थी, सबने इसको बहुत विरोध किया और इस बिल को वापस लेना पड़ा राजीव गांधी को। इसके बाद सर यूपीए गवर्नमेंट आई, ये लेके आई केबल एंड टेलीविजन एक्ट। सर केबल और टेलीविजन एक्ट में ये था कि जो एरिया का मजिस्ट्रेट है उसको ये लगे कि कोई ऐसा कंटेंट ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसके चैनल को वहां पे एयर नहीं होने देगा। कौन? एरिया का मजिस्ट्रेट। अब सर ये देखेंगे कि कौन कौन सी हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो हमारे न्यूज़ को, नॉन न्यूज़ कंटेंट और प्रेस को हमारे रेगुलेट करती है। तो सर हमारी पहली बॉडी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सर ये बेसिकली जो रेगुलेट करती है प्रिंट मीडिया को, हमारे रेगुलेट करती है। ये 1978 में बनी थी। ठीक है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 में बनी थी और ये अपेक्स बॉडी है टू रेगुलेट प्रिंट मीडिया इन द इंडिया। ओके। और ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। गवर्नमेंट की कोई इस पे चाल नहीं चलती, ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। और ये क्या करती है? इन्फोर्स करती है जो स्टैंडर्ड है हमारे प्रिंट मीडिया में, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको इन्फोर्स करती है प्रिंट मीडिया में। कौन सर? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखिए, एक है न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी और दूसरी है ब्रॉडकास्ट कंटेंट
कंप्लेंट काउंसिल। आप कोई भी सीरियल देख रहे होंगे तो वहाँ पे BCCC जो ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, वहाँ पे नीचे लिख के आता है कि आपको कोई ये कंटेंट पसंद नहीं आया तो आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आप याद रखें सर कि BCCC जो है हमारा, ये नॉन न्यूज़ के लिए है, और जो हमारा न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है ये न्यूज़ के लिए है। ओके, आपको ये क्लियर हो गया। तो सर जो दोनों हमारे अथॉरिटी है ये स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, ठीक है। जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है इसको हेड करते हैं जो इमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, और कंप्लेंट्स जो आता है उसको सॉल्व किया जाता है। यही नहीं, इनके कोड ऑफ एथिक्स भी सेट किए जाते हैं कि जिस पे आप काम करिए। स्टैंडर्डाइजेशन भी होता है। यदि कोई आप वायलेशन कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड वहाँ पे ले डाउन है उसका वायलेशन कर रहे हैं, तो वो आपको पेनल्टी लगाई जाती है। इसके बाद सर आपको बता दिए BCCC में क्या होता है। ये अदर देन न्यूज़ चैनल को ये रेगुलेट करती है, और ये मैंडेट भी करती है हमारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को कि आप भी इसको रेगुलेट कीजिए। तो सर जो NDTV हमारा बंद किया गया था, तो इसका मतलब ये था कि ये लोगों ने टेररिज्म के टाइम पर, जब टेररिस्ट हमारा अटैक हुआ था, उस समय कोई सेंसिटिव इशू इनसे लीक हो गया था NDTV इंडिया से। ये मतलब एक्सक्यूज दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अभी सजेशन सर ये है कि आप एक डिटेल गाइडलाइन बनाइए चैनल के लिए कि जब टेररिस्ट अटैक हो या कोई सेंसिटिव इशू हो, तो उस समय गवर्नमेंट, आर्म्ड फोर्सेस और मीडिया साथ में मिलकर काम करें, और ऐसे काम करें कि कोई सेंसिटिव इशू वहाँ से लीक न हो। ठीक है सर, ये सजेशन है। और वही नहीं सर, अगला सजेशन ये है, वे फॉरवर्ड क्या होगा सर इसका, कि आप जो लाइव कवरेज हो रही है टेरर अटैक की, तो सर इसको आप रेगुलेट कीजिए। भाई आपके घर में आग लगती है ना, तो आप कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, आप उसको बुझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, काले बादल छा रहे हैं देश पे, तो इसको आप हो सके तो बंद करिए, अदरवाइज इसको रेगुलेट कीजिए। ठीक है सर। और यूके में क्या है, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पे मीडिया पे वॉच डॉग रखने के लिए एक हमारा इंडिपेंडेंट एजेंसी है। उसी तरह से इंडिया में भी मीडिया पे एक वॉच डॉग रखने के लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए, ये बात कही जा रही है सर। अब देखिए, अगला जो हमारा मुद्दा आता है, मसला है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए। तो सर अभी तक क्या हो रहा है कि जो भी हमारे जुडिशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, ये स्टेट लेवल पे ही हमारे जजेस का चुनाव होता है, स्टेट लेवल पे होता है। इसके बाद ये प्रमोट कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि क्यों भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों प्रमोशन के अकॉर्डिंग इनको आगे बढ़ा रहे हो। तो कह रहे हैं कि सर बात ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि आप न्यायमूर्ति हैं, आप लॉर्ड हैं, ठीक है, भगवान है, तो आपको न्याय देने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना, कि पढ़ाई करके सब कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस की भी कुछ वैल्यू होती है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि अब स्टेट लेवल पे जो भी चुनाव होता है हमारे जजेस के, वहाँ पे बहुत सारी अनियमितताएं पाई जाती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, गड़बड़ियाँ होती हैं, और जो टैलेंट है एक्चुअली वो टैलेंट वहाँ पे नहीं जाता है, टैलेंट को अट्रैक्ट ये नहीं कर पाती है। तो मोदी साहब ने बोला कि सर ऐसा करो, जैसे IAS होता है, UPSC का चुनाव, जितने भी हमारे क्लास A की सर्विसेज होती है, चुनाव करती है, वैसे ही आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बना दीजिए। ठीक है सर। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, डायरेक्शन दिया है सेंटर को कि भाई आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाओ। लॉ कमीशन ने भी यही बात बोली है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1982 में, तो बोला गया था कि सर आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाओ, और बनाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा टैलेंट आएगा। और आपको पता है कि हमारे यहाँ नियरली 80% ऐसे केसेज हैं जिसको सॉल्व करने में 10 से 15 साल लगेंगे। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि कोई क्रिमिनल बनता है और सोसाइटी में हमारा क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज करती है, इसका मेन रीज़न सर ये होता है कि हमारा जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। किसी ने किसी छोटे से बच्चे का रेप किया और 10 साल तक जेल में है, मतलब उसको 10 साल तो लाइफ मिल गई, ओके, लेकिन वो छोटे सी बच्ची के साथ क्या होगा 10 साल बाद, वो उसकी मेंटल स्टेटस क्या होगा, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एटलीस्ट जो की इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इंक्रीज कर रही है, उनको फास्ट ट्रैक कर कर सॉल्व किया जाए। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होंगी तो क्या होंगे, जजेस अच्छे आएंगे तो इफिशियंटली काम करेंगे। जहाँ पे पता है आपको, पर केसेस इंडिया में 2 मिनट जजेस देखते हैं, और एक दिन में वो कम से कम 20 से लेकर 120 केसेस देखते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारी वैकेंसीज भी हैं हमारे जुडिशियल सर्विसेज में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ इफेक्टिव
फंक्शन नहीं कर पाती हमारे कोर्ट, और जिसकी वजह से हमारे क्रिमिनल जो हमारे केसेस हैं इंडिया में बढ़ जाते हैं। तो ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब देखिए, तो सर ये रहा हमारा पॉलिटी का सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।